हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। मेलबर्न टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, एमसीजी टेस्ट, आप कुछ भी कह लीजिए, इसके शुरू होने का वक्त जो है वो करीब आ गया है। फैंस की धड़कनें तेज़ है, हम लोगों को भी बड़ी उत्सुकता है कि भाई क्या होगा, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज़ है, पूरी कवरेज करते हैं। एक ऐसा क्षण आता है जहां पर ये होता है कि भाई हाँ, ये टेस्ट मैच जो है ना अब निर्णायक हो जाएगा और उससे बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। ये वही क्षण है, ये वही टेस्ट मैच है। और इस टेस्ट मैच में क्या कुछ हो सकता है, इस टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में क्या हलचल है, वो आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, साथ में सुनील गावस्कर साहब ने जो है लताड़ लगाई है ऋषभ पंत को, क्या उन्होंने बोला है ये भी आपको बताएंगे। वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगी। मगर शुरुआत करते हैं ड्रेसिंग रूम में, या टीम इंडिया के मैनेजमेंट में, या टीम इंडिया के दल में एक हलचल है। वो हलचल क्यों है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, क्या चाल जो है वो मेलबर्न में चली जाएगी, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं, फिर उस पर बात कर लेंगे कितनी व्यवहारिक जो है ये सारी बातें हैं। चलिए जी, ग्राफिक्स दिखा दीजिए। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ओपनिंग कर सकते हैं रोहित शर्मा, इस तरीके की रिपोर्ट। केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में धकेलने का प्लान है। शुभमन गिल नंबर 3 की पोजीशन पर बने रहेंगे। मतलब ये नहीं कि केएल राहुल को अगर ओपन नहीं करा रहे तो नंबर 3 पर खिला लोगे, नहीं, आप उनको फिर वो नंबर 5-6 पे ले आओगे। 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जा सकती है, ऐसा विचार विमर्श किया गया है। लंबी बातचीत हुई है गौतम गंभीर, अजीत आगरकर के बीच में। साथ में 2 स्पिनर्स को खिलाने के लिए नीतीश रेड्डी, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इस पर डिस्कशन करें, सर से रिएक्शन ले, एक चीज बता दूं कि 2020 में भी यहां पर टीम इंडिया ने टेस्ट मैच खेला था, जो पिछला टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया था। 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया गई थी, कामयाबी हासिल हुई थी। तो उसी तरीके की पिचेस बताई जा रही हैं और इस तरीके की बातें चल रही हैं। सर, रोहित शर्मा से ओपन कराना, चलो एक ही अच्छा फैसला हो सकता है। पिछले टेस्ट मैच से बात हो रही है। केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में धकेल देना, ये भी चलो ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर वो जाएंगे तो कोई तो नीचे आएगा, और केएल राहुल वहीं खेल रहे थे। अब शुभमन गिल को ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी ना आप चेंज कर दोगे। मगर 2 स्पिनर्स के साथ जाना, एक ये पॉइंट जो है ये बड़ा मतलब टेढ़ा है। दूसरा, नीतीश रेड्डी को ड्रॉप कर देना, मतलब जिस खिलाड़ी ने अच्छा किया है और जो यंगस्टर है उसका कॉन्फिडेंस आप कहां लेके जाओगे, और उसने कितना अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है आपको उस नंबर पे बल्लेबाजी करके जहां पर सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा था। चलिए, जैसे आपने 1 2 3 4 बात कही, वैसे ही बात कर लेते हैं। पहला, रोहित से ओपन कराना और केएल राहुल को मध्य क्रम में वापस ले आना, यही तो स्वरूप था भारतीय टीम का। यही था। ये स्वरूप इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि पहला मैच वो नहीं खेले, और दूसरे मैच में जब वो आए तो केएल राहुल ठीक कर चुके थे और वहां पर पिंक बॉल टेस्ट मैच था, इसलिए ये हुआ कि चलो ठीक है, ये व्यवस्था जो की गई है इसको थोड़ा आगे तक ले जाते हैं। अब या तो ये तय हो जाए कि व्यवस्था हमेशा के लिए हो गई है, जो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अब कोई ना कोई टेस्ट मैच तो ऐसा होगा जहां रोहित को वापस अपने रोल में आना होगा और केएल राहुल को वापस अपने रोल में जाना होगा, जो मूल रोल थे दोनों के। तो अगर हो जाता है, मैं नहीं चौंकूंगा। दूसरा, आपने कहा कि 2 स्पिनर्स, जब आपका कप्तान पिच देखकर ये कह रहा हो कि इस पिच पर पिछले कुछ मैचेस से ज्यादा घास है, पिच क्यूरेटर कह रहे हो ज्यादा घास है, और साथ ही साथ ये भी बात हो रही हो कि पिच जो है, विकेट जो है वो ड्राई नहीं होगी, ये कप्तान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर कप्तान कह रहे हैं विकेट ड्राई नहीं होगी और घास ज्यादा है, तो वहां 2 स्पिनर्स, मतलब ये बात पचती नहीं है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है, और भारतीय टीम में प्लेइंग 11 को लेकर एक सस्पेंस बनाए रखने की परंपरा सौरव गांगुली के समय से है। मतलब 20 साल से तो मैं जानता हूं है, उससे पहले का भगवान जाने। तो कहने का आशय है कि वो थोड़ी सी बात नहीं पचती है। अब आते हैं आपके तीसरे पॉइंट पर, नीतीश रेड्डी के पॉइंट पर। देखिए, मैं ये मानता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने परफॉर्म किया है, एक मुश्किल जगह पर परफॉर्म किया है और मुश्किल परिस्थितियों में परफॉर्म किया है। बावजूद इसके, ये हमने देखा है हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में कि भारतीय टीम में जगह पक्की करने का अगले मैच में सिर्फ पैमाना ये नहीं होता कि पिछले मैचेस में आप क्या करके आए हैं। एक पैमाना ये भी होता है कि उस पर्टिकुलर मैच में टीम की जरूरत क्या है। तो हो सकता है नीतीश रेड्डी के ड्रॉप होने पर मैं कोई ऐसा बहुत चौंक नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, 2 स्पिनर खेलेंगे, ये मुझे थोड़ा सा बात अभी मतलब पच नहीं रही। बिल्कुल जी। अब 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि देखिए, अगर आप नीतीश रेड्डी को 11 में नहीं रखते हो, फिर आप 2 स्पिनर्स के साथ जाते हो, उस केस के अंदर ना आपको फिर वाशिंगटन सुंदर चाहिए, नहीं तो फिर बैटिंग बहुत हल्की हो जाती है।
अब वो दाव टीम इंडिया खेलेगी नहीं खेलेगी वो अलग बात है, मगर चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको परफॉर्मेंसेस दिखा देते हैं। राहुल की, रोहित की दिखा दीजिए और साथ में नीतीश रेड्डी की भी, क्योंकि हमने इन सब की बातचीत की है। 2 टेस्ट मैचेस में कुल जमा 19 रन इन्होंने बनाए 6.33 की औसत से। इस सीजन जो है बिल्कुल बल्ला नहीं चला है टेस्ट में। राइट फ्रॉम बांग्लादेश सीरीज, जब बांग्लादेश टीम इंडिया आई तब से लेकर अब तक सिर्फ 1 अर्धशतक इन्होंने बनाया। केएल राहुल की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अब ओपनिंग में जिसने सबसे टीम इंडिया की तरफ से जिसने इस दौरे पर सबसे ज्यादा रन बनाए, ओपन करते हुए बनाए, अब आप उनको छेड़ के ऊपर नीचे करोगे, ये भी एक सवाल है कि आप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, क्योंकि यू नेवर नो ना, जो ऊपर बल्ला चल रहा है वो नीचे ना चला तो वैसे ही कुछ कमी बल्ले चल रहे हैं टीम इंडिया के। तो ये हो गया जी केएल राहुल की परफॉर्मेंस। नीतीश रेड्डी ने क्या किया ये आपको बता देते हैं। 3 मैचेस में 179 रन बनाए 44 की औसत के साथ। पहला टेस्ट सीरीज है ये, पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा है ये, और बहुत अच्छा इन्होंने जो है उसके अंदर अपना एक टैलेंट दिखाया है। अब आप इस टैलेंट को बाहर बैठा के क्या 2 स्पिनर्स वाला जोखिम उठाना चाहोगे, वो भी एक सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब टॉस के वक्त मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि इस तरीके का मामला हो सकता है। अब इसके बाद जो टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 निकल कर आती है वो कुछ इस तरीके की होगी। संभावित 11 दिखा दे जी किस तरीके की होगी अगर ये रिपोर्ट्स सच हैं तो। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, शुभमन गिल नंबर 3, विराट कोहली नंबर 4, ऋषभ पंत, केएल राहुल आ जाते हैं फिर अपनी पोजीशन पर। उसके बाद रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो ये इतना बुरा आइडिया नजर नहीं आता, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तक आपकी बल्लेबाजी हो गई। फिर आपके पास 3 लोग बच गए, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने भी थोड़ा बहुत दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने आपको फॉलो ऑन बचा के दिया था। तो मोहम्मद सिराज इकलौते ऐसे बच गए जो बल्लेबाजी नहीं कर सकते। और मेलबर्न की पिच उस तरीके से पर्थ या गाबा की तरह तेज नहीं रहने वाली। पहले दिन के बाद पिच आसान होगी, बल्लेबाजी के लिए माकूल होगी, ऐसा समझा जाता है और ऐसा ही लग रहा है। पिछले दिनों भी ऐसा ही देखने को मिला था। तो ये सारी बातें हैं जी जो इस 11 से निकल के आ रही हैं। चलिए जी, अब इस पे हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई प्लेइंग 11 किस तरीके की हो सकती है, कौन इन एंड कौन आउट हो सकता है, क्या ये चेंजेस किए जाएंगे, या जो व्यवस्था भाई जैसे सर ने बताया जो चलती आ रही है उसको आप चला के इस सीरीज को कम से कम देखना चाहोगे कि भाई क्या होता है। मतलब मैं अभी भी आपके इस प्लेइंग 11 में मुझे अभी लगता है कि वाशिंगटन सुंदर एक ऐसा नाम है जिस नाम को आप शायद ना देखें और वहां पर आप नीतीश कुमार रेड्डी को ही देखेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, बाकी अगर कुछ चेंज हुआ तो वो यही होगा, ठीक है। अगर मतलब अगर नीतीश की जगह वाशिंगटन सुंदर, या फिर वो बरकरार रहेगा, नहीं तो फिर बाकी 11 ये इसी तरीके की रहने वाली है। चलिए, ये हो गया जी आपका 11 का हिसाब किताब। अब सुनील गावस्कर साहब ने ऋषभ पंत को लेकर एक बात बोली है जी, मैं पढ़ के बता देता हूं। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को बाकी सब की तरह पहले आधे घंटे का सम्मान करना होगा और पिच पर टिकना होगा। जब वो बैटिंग पर आता है तो उसे खेल को इज्जत देनी होगी, फिर चाहे कंडीशन कैसी भी हो। भारत का स्कोर अगर 3 विकेट पर 525 रन है तो भी उनको संभल कर पारी की शुरुआत करनी चाहिए। ये सुनील गावस्कर साहब बोल रहे हैं कि भाई ये T20 नहीं है, ये टेस्ट है। तो यहाँ पर जो है ना आप थोड़ा सा सम्मान दीजिए, मगर एक खिलाड़ी का नेचर ही होता है। अब जैसे वो कई बार एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं ना सर, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता, तो अब ऋषभ पंत को आप बदलने की थोड़ी ना कोशिश करोगे, बदलना चाहिए भी नहीं। देखिए गावस्कर साहब बहुत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। फर्क सिर्फ यह है कि गावस्कर ने जिस दौर की क्रिकेट खेली है और आज जो क्रिकेट खेली जा रही है, ये जो उनका स्टेटमेंट है ना, दरअसल ये स्टेटमेंट उनका उस डिफरेंस को दिखाता है कि किस तरह से क्रिकेट बदली है। क्रिकेट कैसे बदली हम आप देख रहे हैं लगातार। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हर मैच में आप कह रहे हैं 525 पे 3 के बाद भी अगर वो आए तो आधे घंटे रुके। हाँ। अब पहली बात तो ये कि 525 पे 3 के बाद वो आएंगे तो आएंगे ही क्यों वो, फिर तब तक तो टीम डिक्लेयर कर चुकी होगी और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके होंगे। तो मैं इस आंकड़े को या इस स्टेटमेंट को ही हाइपोथेटिकल मानता हूं, अतिशयोक्ति मानता हूं, ये नहीं हो सकता। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। मान लेते हैं 100 पे 3, मान लेते हैं 200 पे 3, मान लेते हैं 300 पे 3, लेकिन अगर ऋषभ पंत हर परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को ढालने लगे ना, तो वो जो उनका अपना नेचुरल गेम है वो गेम ही चला जाएगा। उनका नेचुरल गेम क्या है कि वो जाएंगे, गेंद को पिक करेंगे अपने हिसाब से और अपने हिसाब से उस पर शॉट को क्रिएट कर, वो शॉट नहीं मारते हैं, वो शॉट क्रिएट करते हैं, ये समझना पड़ेगा। और शॉट क्रिएट करते हैं, इसीलिए आपने देखा हो कई बार वो अपने घुटने को मोड़ के और लेट के और लगता है पिच पर गिर के, और कई बार गिर के भी मार देते हैं। तो वो सारे शॉट्स आप प्लान करके नहीं मार सकते। ऋषभ पंत को आपको वैसे ही छूट देनी पड़ेगी जैसे आप छूट देने की बात, मतलब आपसे मेरा आशय रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा अगर कहते हैं कि वो यशस्वी जायसवाल को फ्रीडम देते हैं कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें,
शुभमन गिल को फ्रीडम देते हैं कि वो अपना नेचुरल गेम खेलें, तो ऋषभ पंत को उन दोनों खिलाड़ियों से 50%, 1-2% नहीं, 50% ज्यादा आपको फ्रीडम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आज की तारीख में जितनी टेस्ट क्रिकेट इन तीनों ने खेली है उसमें ऋषभ पंत ने जितने मैच अकेले अपने दम पे बदले हैं और अपने उसी अंदाज में बदले हैं जिसपे गावस्कर साहब को दिक्कत है या परेशानी है, तो वो आपको देना पड़ेगा। मैं ऋषभ पंत को लेकर ना मैंने बहुत लिखा, पहले मैं भी गावस्कर की तरह ना बहुत लिखता था इस तरह की चीजों पर कि सोचते नहीं है, टीम के बारे में नहीं सोचते, ये नहीं सोचते, वो नहीं सोचते। फिर मुझे समझ में आया कि शायद वो सोचते ना तो वो सब भी नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। ये वही बात है, एक बार सौरव गांगुली से मैंने कहा कि ये जो वीरू के अंदर इतना वो था, 90 रन पे जाके इंपेशेंट हो जाते थे, छक्के से ही मारने की कोशिश करते थे, अगर 80 के आसपास जाकर वीरू थोड़ा धीमे हो जाते तो उनके कम से कम 10 अंतरराष्ट्रीय शतक और होते, ये मैंने कहा। सौरव गांगुली का जवाब था कि शायद 10 कम होते। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सौरव गांगुली कह रहे हैं और सौरव गांगुली के क्रिकेटिंग ब्रेन को भी हम और आप अच्छी तरह जानते हैं और सब्सक्राइबर्स भी जानते हैं जो इस शो को देख रहे हैं। तो कई बार एक खिलाड़ी अपने उसी अंदाज से सफलता हासिल करता है जिस अंदाज के लिए उसकी आलोचना हो रही होती है। ऋषभ पंत मुझे लगता है उनको फ्री आप छोड़ दीजिए, वो आपको 5 टेस्ट मैच में अगर 1 टेस्ट मैच भी अकेले दम पर जिताकर दे देंगे, बहुत बड़ी बात है। तो उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये बेसिकली क्या है ना, वही बात है जो क्लासिकल थॉट था ना, वो ये था कि भाई इस तरीके से ना कॉपी बुक स्टाइल जो है आपको बल्लेबाजी करनी है, मगर फिर आपको अगर इस तरीके का करेक्टर चाहिए तो आपको फिर ये मादा भी अपने अंदर रखना होगा कि ये 4 टेस्ट मैचेस में इतनी बुरी तरह फेल होगा कि मेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं इसे क्या बोलूं, मगर ये 1 टेस्ट मैच मेरे को वहां से जिता के दे देगा जहां से मुझे उम्मीद भी नहीं होगी, तो मुझे उसके साथ जीना पड़ेगा, कप्तान को, कोच को और शायद फैंस को भी। तो बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने बिल पे लिखती हैं भूल चूक लेनी देनी, मेरे ख्याल से EONE इंग्लिश का जो वो आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा। ऋषभ पंत, मैंने लिखी थी बकायदा स्टोरी, ऋषभ पंत वैसे ही खिलाड़ी हैं, भूल चूक लेनी देनी। वो एक टेस्ट सीरीज के एक मैच में आपको, जैसा आपने भी कहा कि एक मैच आपको वहां से जिता कर दे सकते हैं जहां से आप जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे, और बाकी मैचेस में वो आपके एक मिशन में छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो हर मैच में जाएंगे और 50 की औसत से रन बनाएंगे और उसके बाद उनका जो है 35 टेस्ट शतक होंगे, वो नहीं होने वाला, वो उस नेचर के खिलाड़ी ही नहीं है। अब दिक्कत क्या है, ये बयान क्यों आया? क्योंकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस दिखा दे। हुआ क्या है ना कि वो 1 टेस्ट मैच अभी आया नहीं है इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, इसलिए ये पिंच कर रहा है गावस्कर साहब को, टीम इंडिया को नहीं कर रहा होगा। 3 टेस्ट मैचेस अभी तक खेले, 96 रन बनाए, 19 का औसत है, 1 अर्धशतक या 1 शतक जो है ना वो नहीं आया, मगर जिस टेस्ट मैच में वो आएगा ना, उस टेस्ट मैच में उनका जो शतक आता है या एक बड़ी पारी आती है तो वो इंपैक्टफुल पारी होती है, उसमें टीम इंडिया को बहुत एडवांटेज मिलता है। जीते टेस्ट मैच ना जीते वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मगर मेरे ख्याल से ये आंकड़े जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है ना, वो सुनील गावस्कर साहब का रिएक्शन कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, मशवरा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो यहाँ पर आया है। कुणाल, ब्रिस्बेन में इंडिया के सामने 275 रन का लक्ष्य था जी। किसी भी चैनल के, किसी भी समाचार पत्र के या किसी भी ऐसी जगह पर जहां क्रिकेट पर चर्चा होती हो, वहां जाकर आप पूछिए, और अगर ये लोग कह रहे थे कि अगर 30 ओवर मिल जाते ना तो इंडिया अटेम्प्ट करती, किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की बदौलत। ऊपर पे यशस्वी जायसवाल और मिडिल ऑर्डर में आपको ऋषभ पंत। ये 2 खिलाड़ी हैं जो आपको 30 ओवर में 275 रन करके दे सकते हैं बिल्कुल आराम से, और आप जीत सकते थे वो टेस्ट मैच। इसलिए भी शायद और एक टेस्ट मैच में जब 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हो ना, तो एक आध खिलाड़ी को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है, उसको आपको वो जो लाइसेंस टू किल हम कहते हैं ना, वो लाइसेंस टू किल देने के साथ साथ कहना होता है कि भाई इस पे ना ये ले एक डबल इंटू 2 कर ले, तेरे पास 2 लाइसेंस है ये मान ले। ऋषभ पंत के पास ऐसे 2 लाइसेंस है। बिल्कुल जी, ऋषभ पंत उस लाइसेंस का जब फायदा उठाते हैं तो फिर जो है टीम इंडिया को एडवांटेज मिलती है। चलिए जी, पिच बता देते हैं किस तरीके की है, क्योंकि पिच को लेकर बड़ी किचकिच होती है कि भाई पिच पर क्या औसत स्कोर है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पिच पर घास है, जैसे अभी बता भी रहे थे सर, पिच पर घास के कारण पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी जी। मेलबर्न की हम बात कर रहे हैं, पहले सेशन के बाद पिच पर बड़ा स्कोर बनाना बल्लेबाजों के लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट सेशन बैटिंग करना थोड़ा दिक्कत रहेगी, ज्यादा बाउंस है तो इसके कारण स्पिनर्स भी एमसीजी पर प्ले में आते हैं, क्योंकि बाउंस ज्यादा होता है। अगर जो स्पिनर्स उस बाउंस का फायदा उठा के बीट कर सके, आजू बाजू कैच लगवा सके, तो वो भी फायदा होता है। मेलबर्न में पहली पारी का औसत स्कोर 307 रन है, विच इज गुड इनफ, और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 117 मैचेस हुए, 57 बार जीत हासिल की है। तो बैटिंग फर्स्ट
इज गुड, मगर बैटिंग फर्स्ट में पहला सेशन आपको सब्र से काटना होगा, उसके बाद आप दबाव बना सकते हो दूसरी टीम पर। ये पिच रिपोर्ट पूरी इस तरीके की कहती है। मगर मैं देख रहा था जो उनके कोच आए मैकडोनाल्ड, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई अभी इस पिच को देख के समझ नहीं आ रहा कि पहले बल्लेबाजी की जाए, पहले गेंदबाजी की जाए, टॉस के वक्त तय किया जाएगा। मुझे ये लगता है जो टीम इंडिया का यहाँ पे पिछला रिकॉर्ड भी रहा है और जो हालात रहे हैं, अगर आप पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पे रन बना लो ना, तो हमेशा ईजी रहता है। बिल्कुल इजी रहता है। और शायद इस थॉट प्रोसेस में फिर अगर हम थोड़ी देर पहले की अपनी बातचीत पर जाएं, जहां हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या रोहित शर्मा ओपन में लौटेंगे। हाँ। अब अगर रोहित शर्मा ओपन में लौटेंगे तो फिर ये खतरा तो रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिर वही जो पहले सेशन में आपको वहां कदम टिकाकर खड़े रहना है, 2-4 गेंदें भले ही शरीर पर लग जाएं, लेकिन आपको वहां पर इस दृढ़ निश्चय के साथ जाना है कि मैं लंच पर नॉट आउट लौटूंगा। हाँ। कैसे लौटूंगा आपको पता होना चाहिए। आप 1.5 दशक से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब ये तय करना है कि ये काम वो करेंगे या जो काम ये करते आ रहे हैं केएल राहुल इस सीरीज में और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने किया है, वो शायद उस फॉर्मूले को जो बहुत है तो बेसिक फॉर्मूला लेकिन कई बार बल्लेबाज भूल जाते हैं, उसको उन्होंने बहुत एकदम घोट के ना पी लिया है कि मैं उन गेंदों को छूंगा ही नहीं जो मेरे लिए मुझसे दूर जा रही हैं। जाने दीजिए उसको विकेट कीपर के दस्ताने में, मुझे उससे लेना देना ही नहीं। तो वैसा अगर कुछ कर सकते हैं तो ये इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग उससे इन सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि टॉस का क्या होता है। बिल्कुल। अभी तक रोहित शर्मा लकी रहे हैं। हाँ। ठीक है, मतलब ठीक है, एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, एक मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन कम से कम आप जो प्लान बनाते हैं ना अपना कि मैं पहले बैटिंग करूंगा या पहले बॉलिंग करूंगा, पहले बैटिंग करूंगा तो मेरा प्लेइंग 11 ऐसा होगा, पहले बॉलिंग करूंगा तो प्लेइंग 11 ऐसा होगा, इन सब में टॉस का बहुत रोल होता है। तो मुझे लगता है कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ विकेट मेलबर्न हैज, उसमें टॉस जो है वो अपने आप में बहुत क्रूशियल रहने वाला है। रोहित शर्मा यही चाहते हो कि टॉस पहले कम से कम अपने कब्जे में आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मगर ये इस तरीके की पिच भी है ना जहां पे अगर आप टॉस ना भी जीतो ना तो वो भी ब्लेसिंग ही होगी, क्योंकि देखिए है तो वो पहले सेशन का काम। अगर आपसे टॉस नहीं जीता आपने, ठीक है, दूसरी टीम ने बोला कि जी तुम बैटिंग कर लो, तो आपने बैटिंग कर ली, अगर आपकी बैटिंग चल गई तो ठीक है, बच गए। नहीं, अगर आपको बोला गया कि भाई आप पहले गेंदबाजी कर लो, आपको 4 विकेट बच गए मिल गए तो आप बच गए। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर टॉस हार जीतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर पहले दिन के पहले 2 घंटे करेंगे। बस वही करेंगे, जो उसका फायदा उठा जाए, जो बच जाए, जो निकाल जाए, वही चीज सारा इसका खेल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब टीम इंडिया का मेलबर्न में क्या रिकॉर्ड है ये भी जानना जरूरी है। पिच रिपोर्ट हमने आपको बता दी, पिच का एवरेज स्कोर बता दिया, इंडिया ने मेलबर्न में किया क्या है। रास आता है मेलबर्न टीम इंडिया को, दिखाते हैं जी आंकड़े। मेलबर्न में भारत ने 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया ने 8 में कामयाबी हासिल की है। मगर 2011 से मेलबर्न में टीम इंडिया कोई भी टेस्ट मैच हारी नहीं है, ड्रॉ खेला है और 2 टेस्ट मैच जीते हैं। 2018 और 2020 में टेस्ट मैच यहां पे जीते थे, एक बार पहले बैटिंग करके, दूसरी बार पहले गेंदबाजी करके। तो फर्क वहां पर भी नहीं पड़ता, वो रिकॉर्ड मैंने खंगाल लिए कि भाई ऐसा तो नहीं पहले बैटिंग करके जीते हो या पहले बॉलिंग करके जीते हो, नहीं जी। 2018 में पहले बैटिंग करके जीत गए थे, 2020 में पहले गेंदबाजी करके जीत गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक पिच ऐसी है जहां पे अगर आप टॉस हार भी जाओगे ना तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। भाई ठीक है, फिर देखी जाएगी जो होगा, आपको परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी करनी होगी। मगर जो आंकड़े हैं सर और जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेज होती हैं वो कॉन्फिडेंस तो देती हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप चलो टेस्ट मैचेस में भी आपका अच्छा है, अभी आपने पाकिस्तान को हराया था जो तो ऐतिहासिक T20 मैच था। ये सारी जब आप आते हो उस ग्राउंड के अंदर तो वो आपको कॉन्फिडेंस तो देती हैं कि भाई चलो ना हम यहाँ पर आ गए, एक घर जैसा फील आता है, या ये आता है कि भाई यहाँ पर हमारा बल्ला चलता है, यहाँ किस्मत हमारा साथ देती है। बिल्कुल होता है अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर आप ये सवाल ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच से पूछ देंगे जिनका नाम एंड्रू मैकडोनाल्ड है, तो कहेंगे नहीं होता है। वो कहते हैं कि नहीं जी, कोई मोमेंटम नाम की कोई चीज नहीं होती, जो होता है वो यही होता है कि हर मैच एक नया टेस्ट मैच होता है। तो ये एक तरीके का माइंड गेम है, उसको हटा देते हैं। अभी आपने कहा भारत ने पहले बल्लेबाजी करके भी जीता है, पहले गेंदबाजी करके भी जीता है। बॉटम लाइन कुणाल ये है कि अच्छा खेल के जीता है। आप मतलब कई बार ऐसा लगता है ना, धोनी कहते थे कि ये है तो एट द एंड ऑफ द डे गेंद और बल्ले की लड़ाई, आप इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं करते जाइए, और अगर आप जितना आसान करना चाहें आसान कर लीजिए। अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। अब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या पहले बॉलिंग कर रहे हैं वो दूसरी बात हो जाती है मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज एक तो जो आपने कहा कि मेलबर्न पहुंचकर वो थोड़ा सा एक अपनापन भी आएगा। दूसरी चीज क्या है कुणाल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक दौरे उठा के देखेंगे पिछले 2 दशक में, मेलबर्न से जनरली भारतीय टीम अपने टूर की शुरुआत करती थी।
मेलबर्न, सिडनी, फिर उन जगहों पर टीम जाती थी, पर्थ, ब्रिस्बेन, प्रोबेबली लास्ट होता था। बिल्कुल, जहां पर हम इस बार शुरू करके आए हैं। तो शायद मैं इसको अगर इस तरीके से देखूं कि मेरा 10th का इम्तिहान था और 10th के इम्तिहान में मुझे मान लेते हैं गणित से डर है, तो मेरा गणित का पेपर तो हो चुका है, वो तो पर्थ में हो गया। मुझे साइंस से डर है, वो भी हो चुका। अब तो मुझे उन दो सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं जो कंपैरेटिवली मुझे आसान लगते हैं, या जो कंपैरेटिवली जिसकी तैयारी मेरी अच्छी है, या जिसकी कंडीशंस मेरे लिए बेहतर है, और वहां पे आप ज्यादा स्कोर करना चाहते कर चुके हो। तो वैसे अगर मुझसे कहा जाए तो आपके लिए शायद इंग्लिश कह लेते हैं, इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, या हिंदी का पेपर बचा हुआ है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आपने कठिन पेपर तो दे लिए हैं, और अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे कठिन पेपर देने के बाद भी आप इस सीरीज में बिल्कुल बराबरी पर है। अगर यहां ये 3 मैच खत्म होने के बाद सीरीज ये होती कि आप 2-1 पर होते, ठीक है, वो जो विराट कोहली और गौतम गंभीर ने हाई फाइव किया ना कुणाल, वो हाई फाइव ऐसे ही नहीं किया। वो हाई फाइव का उस बॉडी लैंग्वेज पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि वो उस सीरीज में अगर अभी आप 2-1 पर होते तो जरा सोच कर देखिए क्या सिचुएशन होती। और 2-1 वहां हो सकता था, क्योंकि 30 ओवर का खेल लगभग हुआ, और जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही थी, जिस तरह से बारिश अड़चन डाल रही थी, वहां कुछ भी हो सकता था। तो वो मैच जो बचा है ना, उस मैच की वजह से आप अभी बराबरी पर हैं 3 मैच खत्म होने के बाद भी। तो यहां से तो अब आपको अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि यहां से भारतीय टीम ऐसा मान रही होगी कि जैसे आप एक बड़े सफर पर निकले थे, और उस बड़े सफर के जितने भी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते थे ना, वो आपने पार कर लिए। अब आप बढ़िया हाईवे पे आ गए, और हाईवे पे आके आपको अपनी गाड़ी बढ़िया 100 की अगर स्पीड है लिमिटेड, तो वहां 100 पे लगा लीजिए, अगर 80 की लिमिट है 80 पे लगा लीजिए, आराम से अच्छे गाने सुनते हुए पॉजिटिव आप अपनी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाएंगे। बीजीटी जीतना, WTC, आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मतलब 5 अगर एग्जाम होते हैं तो 3 के बावजूद भी आपके पास ना उतना स्कोप बाकी है कि आप डिस्टिंक्शन से पास हो सकते हो। ठीक है, अभी आप मतलब वो 60 वाली परसेंटेज में नहीं आओगे, अभी आप टॉप में ही गिने जाओगे अगर आपने ये 2 टेस्ट मैचेस में अच्छा कर लिया तो। चलिए जी, अब जायसवाल की बात करते हैं जी, क्योंकि उनके लिए भी ये टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक पारी उनकी अच्छी आई है यशस्वी जायसवाल की, उसके बाद बल्ला नहीं चला है, मगर यहाँ पर ना एक कमाल वो कर सकते हैं। हालांकि मुश्किल है ये कमाल करना, मगर यू नेवर नो। साल 2024 में यशस्वी जायसवाल ने 14 टेस्ट मैचेस में 1312 रन बनाए, और इस साल अगर रन बनाने वालों की लिस्ट अगर आप देखें टेस्ट मैच की, तो जो रूट के बाद उनका नंबर आता है। जो रूट ने 17 टेस्ट मैचेस में 1556 रन बनाए। फासला जो है, ये आखिरी टेस्ट मैच है साल का जो टीम इंडिया खेल रही है। इंग्लैंड तो अब खेलेगी नहीं ये कोई भी टेस्ट मैच जब तक ये साल खत्म होगा। तो जो फासला है वो 245 रन का है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उन्होंने 193 रन इस दौरे पर बना दिए, पहला दौरा है। पर्थ में 161 रन की पारी खेली थी। 245 रन अगर 2 पारियों में वो बना देते हैं तो फिर वो जो रूट से आगे निकल जाएंगे, जिनका इतना हल्ला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और जो इतने फैब 4 में भी आते हैं। तो इस साल सबसे ज़्यादा टेस्ट रन जो है वो यशस्वी जायसवाल के नाम हो सकते हैं। और ये कुछ ऐसे हाइज होते हैं जो एक करियर में ना, मतलब कुछ 2-3 साल ही ऐसे पड़ते हैं जब आपने दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं। वो हर साल ऐसा नहीं पड़ता है। और यशस्वी जायसवाल अगर ऐसा कर जाए, एक बड़ी पारी खेल जाए जो वो खेल सकते हैं, जो और ये मैदान उनको सूट करेगा, ना सिर्फ टीम इंडिया का भला होगा, उनका खुद का भी जो है ना वो कद बहुत ऊपर जो है वो चले जाएगा। चलिए जी, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बात करनी ज़रूरी है। पहले मैं उनकी ना 11 दिखा देता हूँ। 11 अनाउंस हो चुकी है। उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, उनको जो है यहाँ पर डेब्यू का मौका मिलेगा। 19 साल का खिलाड़ी है, और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी होंगे पैट कमिंस के बाद जो टेस्ट डेब्यू करेंगे। लाबुशैन है, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। एक अच्छी खबर उनके लिए कि ट्रेविस हेड फिट एंड फाइन है। मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नथन लायन, स्कॉट बोलैंड को जो है हेजलवुड की जगह मौका मिला है। तो 2 चेंजेस जो है उन्होंने यहाँ पर किए हैं। अब एक दिग्गज है ऑस्ट्रेलिया के जिनका टीम इंडिया से बहुत पुराना नाता रहा है। हालांकि अच्छा नाता नहीं रहा, मतलब सुखद नाता नहीं रहा। हम ग्रेग चैपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ बोला है, वो कोर्ट प्लेट दिखा दें, उसको फिर रिएक्शन बात करेंगे। इस पूरी सीरीज में ट्रेविस हेड अभी तक टीम इंडिया के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने निडर होकर खेलते नजर आए हैं। जहां ज्यादातर बल्लेबाज बुमराह के अजीब एक्शन, तेज गति और सटीकता के सामने संघर्ष करते नजर आए, वहीं हेड ने उनके साथ किसी अन्य तेज गेंदबाज की तरह ही व्यवहार किया। ट्रेविस हेड ने जिस तरह से पिछले 3 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में सुधार करके प्रदर्शन किया है, उससे वो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान भी बन सकते हैं। हेड के कप्तान बनने की संभावना काफ़ी मजबूत हो चुकी है। चलिए, वो ट्रेविस हेड के फैन हो गए। एक बात तो ये समझ में आ रही है, इतना बड़ा खुद खिलाड़ी रहे, मगर एक चीज़ सर यहाँ पर ये
कि वो बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ना एक दूसरे तेज गेंदबाज की तरह, मतलब एक दूसरे नॉर्मल तेज गेंदबाज की तरह ट्रीट किया, कॉन्फिडेंस से अपने शॉट खेले। और यही ट्रिक है, अगर आपने जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दिया, अगर आपने उनको बहुत ज्यादा डर के खेले, तो फिर वो चीजें जो है वो आपके हक में नहीं जाती और ये हो जाती हैं। क्या सिर्फ इतनी सी बात है? या जसप्रीत बुमराह तो वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ बॉलर है। अगर ऐसा ही है तो फिर बाकी लोग कैसे, मतलब वो क्यों नहीं डर मिटा पा रहे? देखिए, ट्रेविस हेड ने ये तो किया है कि वो उन्होंने अपना अपर हैंड रखा है, वो अपने शॉट्स को गए हैं, उन्होंने किसी तरह से अपने आप को, मतलब वो भी ऋषभ पंत टाइप ही है। हाँ, उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। फिर उनके साथ वो मोमेंटम चला आ रहा है, जिस मोमेंटम को फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मोमेंटम नहीं होता तो फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक, उसके बाद इस सीरीज में बैक टू बैक 2 शतक, पर्थ में भी उनके रन्स हैं, मतलब पर्थ में भी उनकी हाफ सेंचुरी है। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो किसी एक खास टीम के खिलाफ उनका मोमेंटम होता है तो होता है, वो है उनके साथ। मैं इसमें दूसरी चीज देखता हूं, मैं तो मतलब चैपल के बयान में मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो कहा ना कि ट्रेविस हेड को कप्तान होना चाहिए, जरा ये बात वो 2-3 बार और कह देना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक सीरीज के बीच में जब एक कप्तान जो पैट कमिंस है, हाँ, और दूसरे के अंदर ये चाहत भर देना कि भाई तू भी कप्तान हो सकता है, तो वो कुछ ओमकारा जैसी कहानी हो जाएगी। मतलब या तो ये कंडीशन वैसी होती ना कि भाई रोहित शर्मा की, पैट कमिंस की एज 38 साल हो गई होती, तो आप बोलते हुए समझ आते हो कि भाई ट्रेविस हेड नेक्स्ट कैप्टन, या सीरीज खत्म हो रही होती, सीरीज का कुछ तो नतीजा आ गया होता, कुछ हो गया होता। भाई आप 20 सीरीज में एक कप्तान जो 1-1 की बराबरी पर चल रहा है, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, अगर इस डिबेट को, इसीलिए कह रहा हूं कि 2-3 चैनलों में जाके ऑस्ट्रेलिया के बोल दे, थोड़ा सा इस पे हो हल्ला हो जाए, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन जरा टीम में, सोशल मीडिया में पहुंचे, जरा लोग पढ़े तो कहेंगे अच्छा ये भी हो सकता है। तो बाहुबली कौन? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अगर ओमकारा के टर्म्स में बात की जाए, अगर आज की तारीख में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर ये एक शिगुफा छोड़ दिया जाए कि भाई ट्रेविस हेड अगले कप्तान हो सकते हैं जी, और ऐसी बातचीत चल रही, तो हो लिया फिर तो वो 2 टेस्ट मैच जो बचे हैं उसमें भी काम हो जाएगा। और मतलब ग्रेग चैपल कोई छोटा नाम नहीं, मतलब वैसे ग्रेग चैपल ये करते रहे भारतीय क्रिकेट में भी, जब वो आए थे तो यही करते हैं। उन्होंने जितनी आग लगाई थी वो सबको पता है कि जो सौरव गांगुली उनको लेकर आए, जिनकी रिकमेंडेशन पर वो आए, सबसे पहले सौरव गांगुली को इन्होंने बाहर किया था। तो इसलिए ठीक है। नहीं, मेरे को ना इससे एक याद आया कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, मगर कुछ लोग होते हैं, मतलब हमारे एक बॉस, उनको क्या था ना, वो इनसिक्योर रख के ना, उन्हें लगता था कि मैं उससे ना बेस्ट ले सकता हूँ। तो ये कोच वैसे ही मुझे लगता है कि भाई इनको इनसिक्योर रखूंगा ना टीम में सबको, तो फिर ये अपना बेस्ट देंगे। जयपुर में एक मैच के बाद ग्रेग चैपल ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि मोहम्मद कैफ को तो कैप्टन होना चाहिए टीम का। बस अब लीजिए साहब, आप एक टीम की कोचिंग करने आए हैं और आपको उस टीम की जो कैप्टन है सौरव गांगुली, वो कैप्टन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उस टीम में 4-5 कैप्टन दिख रहे हैं आपको। तो फिर तो वो और आप कुणाल व्यवहारिकता में सोचिए, प्रैक्टिकल अप्रोच में सोचिए, जो भी खिलाड़ी इंडिया खेल रहा है वो कैप्टन तो बनना ही चाहता है। और अगर कोच ये बात बोल दे तो बस फिर हो गया। अगर 5 खिलाड़ी के अंदर आपने ये गुब्बारा भर दिया कि तू तो कप्तान हो सकता है, तो फिर वो असली कप्तान जो है वो तो चला गया, 5 कप्तान बन जाएंगे टीम में। और वही हुआ था उस वक्त, आपको याद ही होगा। ये हाँ, वो दुनिया भर का झगड़ा हुआ था। चलिए जी, अब ये झगड़ा जो है, अच्छी बात ये कि वो अब टीम इंडिया में नहीं करवा सकते, ऑस्ट्रेलिया में करवाना चाहे करवा दें, उससे हमको कोई परहेज नहीं है। चलिए जी, एमसीजी टेस्ट पर नजर रहेगी, इस टेस्ट मैच की सारी कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।